गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्दों के बारे में। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद माने गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द आप पहले ही पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि आते हैं और अविकारी शब्द में मुख्यतः चार भेद होते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं क्रिया विशेषण से। तो क्रिया विशेषण जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आज मैदान में गया था, तो गया था ये क्रिया है और आज गया था तो आज क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मैं आज गया था। और आज के साथ साथ मतलब आज शब्द से समय का भी बोध हो रहा है कि मैं आज गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये काल बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय का बोध हो वो काल बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे आज, अब, जब या लगातार, तो इन शब्दों से समय का बोध हो रहा है, इसलिए ये काल बोधक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और अब देखते हैं शायद, तो इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जिन क्रिया शब्दों से अनिश्चय का बोध हो तो उन्हें हम कहेंगे अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। जैसे शायद या संभवतः, शायद मैं आज शहर जाऊं या शायद आज मैं कानपुर जाऊं, तो इसमें शायद लगा है तो इसमें पक्का नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं यहां, अंदर, दूर, तो इन शब्दों से स्थान का पता चल रहा है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थान का पता चले उन्हें कहेंगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जैसे तुम कमरे के अंदर हो, तो कमरे के अंदर यानी कि स्थान बताया जा रहा है, तुम कमरे के अंदर हो। मैं यहां हूं, तो इस वाक्य में स्थान का पता चल रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं इन शब्दों के उदाहरण को। देखिए, बहुत, बराबर, बढ़कर, तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा का पता चले, क्रिया जैसे तुमने बहुत काम किया, तो काम करना क्रिया है, और बहुत यानी कि काम करने की मात्रा को पता है, कितना काम किया, तुमने बहुत काम किया, थोड़ा काम किया, कम काम किया, ज्यादा काम किया, तो कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, ये शब्द मात्रा को बता रहे हैं, तो ये हो जाएंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, तुमने उसके बराबर काम किया या तुमने उससे बढ़कर काम किया, तो बहुत, बराबर, बढ़कर, थोड़ा, कुछ, कम, ज्यादा, ये सब हो जाएंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं धीरे धीरे, अचानक, शीघ्र, तेज, धीरे, तो ये हो जाएंगे रीति बोधक क्रिया विशेषण। क्योंकि इसमें क्रिया कैसे हो रही है, काम कैसे हो रहा है, काम तेज हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है कि बहुत तेज हो रहा है, तो ये हो जाएंगे रीति बोधक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं अवश्य, तो ये अनुमोदन बोधक क्रिया विशेषण में आएगा, क्योंकि इसमें हामी भरी जा रही है, मतलब हाँ ठीक है, तो ठीक, हाँ, अवश्य, ये शब्द आ जाएंगे अनुमोदन बोधक क्रिया विशेषण में। नहीं, ये आ जाएगा निषेधात्मक क्रिया विशेषण, जिसमें कार्य की मनाही की जाए। जैसे मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम आज खेलने नहीं जाओगे, ये हो जाएंगे निषेध बोधक क्रिया विशेषण। और कहां, कब, क्यों, कैसे, जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से प्रश्न पूछ लिया जाए वो हो जाएंगे प्रश्न बोधक क्रिया विशेषण। तो ये आपके हो गए क्रिया विशेषण। अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो इनमें सिंपल से साधारणतः दो प्रकार होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक में वो शब्द आते हैं जो शब्दों को जोड़ते हो, जैसे
और, तथा, फिर, यदि, इसलिए। जैसे मैं और तुम आज खेलने जाएंगे, दो शब्द जुड़ गए। या राम तथा श्याम आज स्कूल जाएंगे, इसमें भी दो शब्द जुड़ गए। पहले पढ़ाई कर लो फिर खेलने जाना, तो फिर ये भी समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखते हैं विभाजक। तो इसमें आते हैं किंतु, वरना, क्योंकि, अन्यथा। जैसे मैं वहां गया किंतु मोहन मुझे नहीं मिला, तो मध्य में किंतु आ गया, जो दो वाक्य या वाक्यांशों के मध्य में आते हैं और उन्हें विभाजित कर देते हैं। तो जिन शब्दों से विभाजन हो जाता है उसे विभाजक कहते हैं। अब देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द को अन्य शब्द से जोड़ते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें पहले, उपरांत, निकट, और, समान, सहारे, खिलाफ, साथ, सिवा, वास्ते, के सिवा, के वास्ते, अपेक्षा, सामने, ये आते हैं। अब इनमें भी कुछ होते हैं कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। कैसे देखते हैं। जैसे उसने मुझसे पहले काम पूरा कर लिया, तो इसमें पहले दो लोगों के बीच संबंध दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। फिर निकट, ये हो जाएगा स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। फिर देखते हैं की ओर, जैसे वो मैदान की ओर गया, तो इसमें दिशा बताई जा रही है, तुम इस तरफ गए, तो की ओर या उस तरफ, ये दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। अब देखते हैं समान, ये तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय, तुम उसके समान काम नहीं कर रहे। सहारे, ये माध्यम, इसमें माध्यम को दर्शाया जा रहा है कि तुम उसके सहारे बैठे हो या उसने तुम्हारे सहारे ये काम कर लिया। फिर खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, तो ये विपरीतवाचक संबंध बोधक अव्यय। जैसे कौरवों ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तो ये किसमें आ गया, विपरीतवाचक संबंध बोधक अव्यय। फिर साथ, संग, सहचर, ऐसे शब्द संघवाचक संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। जैसे हम और तुम साथ में खेलने चले, ठीक है। उसके बाद के सिवा, वास्ते, के वास्ते, जैसे उसके सिवा बाकी सबने पढ़ाई कर ली, तो यह हो गया, ये शब्द आ गए हेतुवाचक संबंध बोधक, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय में, ठीक है। फिर अपेक्षा, मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षा थी, सामने, इसमें भी तुलना हो रही है, तुम राम मोहन के सामने कमजोर है, तो ये तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें इन शब्दों के द्वारा प्रसन्नता, क्रोध, शोक, दुख, प्रशंसा आदि की जाए, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे क्या कह रहे हो, तो इसमें आश्चर्य हो रहा है, क्या उसने ऐसा किया, अरे, तो इन शब्दों से आश्चर्य हो रहा है, तो ये आश्चर्य बोधक, आश्चर्यवाचक विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे। और ये उफ, हे राम, इसमें शोक हो रहा है, ये शब्द शोक को प्रदर्शित करते हैं, हे राम वो नहीं रहे, ये हो गए शोकवाचक विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर तो वाह में हर्ष,
खुशी महसूस की जा रही है, वाह क्या बात है, ये खुशी को प्रतीत कर रहा है। तो ये हो जाएगा प्रसन्नता बोधक, प्रसन्नतावाचक विस्मयादि बोधक अव्यय। और शाबाश ये हो जाएगा प्रशंसावाचक विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें किसी को शाबाशी दी जाए। ठीक है, तो ये आपके हो गए अविकारी शब्द। तो आज हमने अविकारी शब्दों या अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं काल के बारे में। तो देखते हैं काल क्या होता है। काल समय होता है, समय को काल कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इनमें भी भेद होते हैं, तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल को। भूतकाल में 6 भेद माने गए हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। अब इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सामान्य भूत, जिस क्रिया में कार्य के सामान्यतः होने का पता चले कि कार्य सामान्य रूप से हो चुका है, तो उसे सामान्य भूत कहेंगे। जैसे मोहन ने सांप देखा, राम ने खाना खाया, सोहन ने पानी पिया। तो इस तरह के वाक्यों में कार्य सामान्य रूप से हो चुका है। अब देखते हैं आसन्न भूत। तो आसन्न भूत कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के द्वारा स्पष्ट हो सके कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। कैसे? मोहन ने सांप देखा है, राम ने खाना खाया है, सोहन ने पानी पिया है, श्याम ने क्रिकेट खेला है। तो खाया, पिया, खेला, इनके बाद है लग गया, तो यानी कि कार्य अभी अभी संपन्न हो चुका है। तो ये आ जाएंगे आसन्न भूत काल में, यानी आसन्न भूत। तीसरा देखते हैं पूर्ण भूत, जिनमें कार्य बहुत समय पहले हो चुका हो, मतलब कार्य भूतकाल में काफी समय पहले हो चुका हो, उसे हम पूर्ण भूत कहेंगे। जैसे उसने सांप देखा था, राम ने खाना खाया था, सोहन ने क्रिकेट खेला था। तो ऐसे वाक्यों में जिनमें खाया, पिया, खेला के बाद में था लग जाता है, यानी कि कार्य काफी टाइम पहले हो चुका है, तो उसे कहेंगे पूर्ण भूत। अब देखते हैं संदिग्ध भूत के बारे में, लेकिन उससे पहले अपूर्ण भूत को देख लेते हैं। ये पूर्ण भूत हो गया, इसके जैसा ही होता है अपूर्ण भूत, जिसमें कार्य पूरा हुआ है या नहीं इसका पता ना चले, तो उसे कहेंगे अपूर्ण भूत। कैसे? उस मोहन सांप देख रहा था, मतलब मैं बता रहा हूं मोहन सांप देख रहा था, मैंने जब उसे देखा तो वो सांप देख रहा था, और अब वो सांप देख चुका है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो मोहन सांप देख रहा था, राम खाना खा रहा था, सोहन क्रिकेट खेल रहा था। तो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आ जाए वो हो जाएंगे अपूर्ण भूत। ठीक है, अब देखिए संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत कैसे होते हैं? तो जिसमें भूतकाल में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें पता ना हो, मतलब इसमें संदेह हो, तो वो हो जाएगा संदिग्ध भूत। अब मोहन ने सांप देखा होगा, अब उसने देखा हो या ना देखा हो मुझे इससे क्या मैं बता दिया मोहन ने सांप देखा होगा, तो मुझे पता नहीं है कि उसने देखा है कि नहीं, इसमें संदेह है कि उसने सांप देखा है या नहीं। तो जहां संदेह पैदा हो जाए वहां हो जाएगा संदिग्ध भूत। मोहन ने सांप देखा होगा, राम ने खाना खाया होगा, सोहन ने क्रिकेट खेला होगा, मतलब होगा, पता नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं। तो ये ऐसे शब्द हो जाएंगे, ऐसे वाक्य संदिग्ध भूत कहलाएंगे। अब देख लेते हैं हेतुमत भूत। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त आ जाए, जैसे यदि सांप देखता तो भाग जाता, अगर मोहन को पैसे मिल जाते तो तुरंत शॉपिंग करने चला जाता। तो जिन वाक्यों में कोई शर्त रख दी जाए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा वरना नहीं होगा, अगर मोहन सांप देखेगा तो भागेगा, अगर नहीं देखेगा तो नहीं भागेगा, वहीं रहेगा। तो जहां वाक्यों में कोई शर्त रख दी जाए तो वो हो जाएंगे हेतुमत भूत। जैसे यदि सांप देखता तो मोहन भाग जाता। ठीक है, अब देखते हैं हम वर्तमान काल को। तो वर्तमान काल में क्या है? वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, यानी कि
अभी के समय में कार्य हो रहा हो तो उसे वर्तमान काल कहेंगे। इसके सामान्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, सामान्य वर्तमान, मोहन जाता है, राम खाता है, सोहन पीता है, तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएंगे कि इनमें कार्य हुआ है या कार्य हो रहा है। अब देखते हैं अपूर्ण वर्तमान, तो जिसमें जिन वाक्यों में ऐसा लगे कि कार्य हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, कार्य जारी है, तो वो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य लगातार चल रहा है। मोहन जा रहा है, राम खाना खा रहा है, सोहन क्रिकेट खेल रहा है और अभी खेल ही रहे हैं, वो खाना खा ही रहे हैं, मोहन अभी जा ही रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, तो ये हो जाएंगे अपूर्ण वर्तमान। अब देख लेते हैं संदिग्ध वर्तमान, तो इसमें भी संदिग्ध भूत के जैसा ही होता है। इसमें भी संदेह होता है कि कार्य हुआ है या नहीं। वो भूतकाल में होता था, ये वर्तमान काल में होगा कि मोहन जाता होगा। अब जा रहा है या नहीं जा रहा है हमको नहीं मालूम, मोहन जाता होगा, राम खाना खाता होगा। तो जहां संदेह हो वहां संदिग्ध वर्तमान। अब देख लेते हैं भविष्यकाल। तो भविष्यकाल, जब कार्य भविष्य में होना हो, मतलब न भूतकाल में न वर्तमान में हो रहा हो, न भूतकाल में हुआ हो, उसे कार्य को भविष्य में होना हो, तब उसे कहेंगे भविष्यकाल। इसके 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। मोहन प्रातः काले जाएगा, तो अभी गया नहीं है, ना ही जा रहा है। मोहन प्रातः काले जाएगा, राम कल खेलने जाएगा, मतलब भविष्य में कार्य होना है, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्य। अब देखते हैं संभाव्य भविष्य। तो ऐसे वाक्य जिनमें शायद या संभवता लग जाए कि भविष्य में कार्य होना होगा या नहीं, ये पता ना हो, मतलब कार्य की निश्चितता ना हो, तो वहां पर संभाव्य भविष्य होगा। जैसे शायद कल सवेरे आ जाए, अब आएगा ये पक्का नहीं है, शायद आ जाए, तो जहां शायद और संभवता लग जाए समझ जाइए वहां पर संभाव्य भविष्य होगा। तो उम्मीद है आप काल को समझ लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था काल के बारे में, अब हम जानेंगे वाच्य के बारे में कि वाच्य क्या होता है। तो आइए जानते हैं। वाच्य में क्रिया का संबंध प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कर्ता से, कर्म से और भाव से क्रिया के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म व भाव से होता है। कैसे होता है समझते हैं इसे। पहले देख लेते हैं इसके 3 प्रकारों के बारे में। तो इसके 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य। तो इसमें कर्ता मुख्य होता है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। जैसे लड़कियां बाजार जा रही हैं, ठीक है, तो इसमें जा रही है, लड़कियों के हिसाब से क्रिया लिखी जा रही है। वहीं कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है, और कर्मवाच्य इसमें वाक्य हमेशा सकर्मक होगा, वाक्य में कर्म आएगा तभी वो कर्मवाच्य होगा। अगर वाक्य में कर्म ही ना हो, जैसे भाववाच्य, इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए ये भाववाच्य होता है। तो अभी हम किसके लिए बात कर रहे थे? कर्मवाच्य के लिए। इसमें क्रिया कर्म के हिसाब से लिखी जाती है। देखिए कैसे, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, तो इसमें कर्म प्रधान है बाजार, और क्रिया भी बाजार के हिसाब से लिखी गई है। जहां लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया हो गई जा रही है कर्तृवाच्य में, और कर्मवाच्य में बाजार पुल्लिंग है तो क्रिया बाजार के हिसाब से लिखी जा रही है कि बाजार जाया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे के उदाहरण देख लेते हैं। मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तो मैं के हिसाब से क्रिया लिखी गई है रहा हूं। ठीक, यहां पर कर्मवाच्य में देखिए, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। रामायण स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया उसी के हिसाब से चल गई, पढ़ी जा रही है। तो आप कर्मवाच्य भी समझ गए होंगे, जिसमें कर्म प्रधान हो।
और कर्मवाच्य वाले वाक्य हमेशा सकर्मक होते हैं जिनमें कर्म होता है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा है भाववाच्य। इसमें भाव की प्रधानता होती है और ये हमेशा अकर्मक होते हैं। इन वाक्यों में कर्म नहीं होता। जैसे राम से तेज दौड़ा जाता है। राम से तेज दौड़ा जाता है, तो यहां दौड़ा क्रिया से बना हुआ भाव है, इसलिए यहां पर भाववाच्य हो जाएगा। मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें विशेषण है और ये क्रिया से बनी भाववाच्य संज्ञा, तो यहां पर भाववाच्य होगा। मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता है, तो ये आपके भाववाच्य उदाहरण हो गए। और भाववाच्य की पहचान होती है ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। देखिए इनमें कहीं कर्म नजर आ रहा है? नहीं, इसमें सिर्फ विशेषण है और क्रिया है, तो ये हो जाएंगे भाववाच्य। अब देख लेते हैं कृत्यवाच्य से भाववाच्य, कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो इसका बन जाएगा लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तो इसका बन जाएगा मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। मोहन स्कूल जा रहा है, तो वो हो जाएगा कृत्यवाच्य। और इसका कर्मवाच्य बनाना हो तो मोहन के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। क्रिया स्कूल यानी कर्म के हिसाब से ढल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कृत्यवाच्य से भाववाच्य कैसे बनता है। तो देखिए जिन वाक्यों में कर्म ना हो, विशेषण हो और क्रिया हो, तो हम उसको भाववाच्य में बदल सकते हैं। राम तेज दौड़ता है, तो इसका भाववाच्य हो जाएगा राम से तेज दौड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए मोर ऊंचा नहीं उड़ सकता, कृत्यवाच्य, इससे भाववाच्य बनाएंगे तो हो जाएगा मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। तो अब आप वाच्य की समझ गए होंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रीवियस एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसके आगे और उदाहरण हम लगाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और